आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से चैप्टर चल रहा था फ्रिक्शन। पीछे वीडियो में हम लोग 14 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। लिखा द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन एन एथलीट शूज एंड द ग्राउंड इज 0.90। एक एथलीट है, मतलब एक धावक दौड़ने वाला, उसका जो जूता है और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन काम करता है 0.90। म्यू का वैल्यू दिया गया है 0.90। एक एथलीट शूज है, एक एथलीट का जूता जिसे पहनकर दौड़ता है एथलीट्स, और ग्राउंड के बीच 0.90 म्यू का वैल्यू है। सपोज ए सुपरमैन बियर्स दिस शूज एंड रेसेस फॉर 50 मीटर। एक सुपरमैन कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन में है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा क्षमता है, वह आदमी जो सुपरमैन है इस जूता को पहन लेता है जिसका म्यू का वैल्यू 0.90, और वो 50 मीटर के लिए रेस लगाता है। 50 मीटर के लिए देयर इज नो अपर लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एट हाई स्पीड। कारण ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं है कि आदमी कितना मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी गाड़ी को हम एक्सीलरेटर देते हैं, मान लिया जाए कि 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर हम किसी गाड़ी को एक्सीलरेटर देते हैं, इसका मतलब भी समझते हैं ना हम लोग कि 1 सेकेंड में गाड़ी 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड ज़्यादा पकड़ लेगा। मैंने अभी स्टार्ट हुआ तो सेकेंड के बाद 4, फिर सेकेंड के बाद 8, फिर सेकेंड के बाद 12, फिर सेकेंड के बाद 16। ऐसे ही अगर होता चला जाए तो समझिए कितना आगे तक वेलोसिटी चला जाएगा इसका। बहुत हाई स्पीड, एक समय जाके बहुत हाई स्पीड हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक मतलब क्या है कि जो गाड़ी में देते हैं सेटर एक हद तक काम करता है कि हाँ भाई, मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली जा रहे हैं सेटर स्पीड बढ़ता ही चला जाएगा एकदम, वैसा नहीं होता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि स्पीड कितना हद तक बढ़ेगा इसका कोई लिमिट नहीं है। कह रहा है कि फाइंड दैट मिनिमम टाइम दैट ही विल हैव टू टेक इन कंप्लीटली द 50 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर 50 मीटर का दूरी तय करने में कितना समय इसे लगेगा अगर ये रेस्ट से चलना शुरू करे। तो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में थ्योरी में बात बताए थे आपको कि किसी भी पार्टिकल को मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया जा सकता है, बोले म्यू जी। तो ये बराबर हो जाएगा म्यू इंटू जी। म्यू का मान 0.90 और जी का मान अगर 10 मान लें तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया गया। मैंने आदमी गेन कर सकता है, सुपरमैन मैक्सिमम ऐसे इतना ही गेन कर सकता है। अब है कि 50 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो देख लेते हैं। S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 50 गुने 200 अब बटा 9 का रूट बराबर टी बराबर 10/3 सेकेंड। 10/3 सेकेंड इसको लगेगा। करा कि सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर। तो अभी तो लगा कितना है 10/3 सेकेंड, तो पहला सवाल का आंसर हुआ। सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर। अगर 50 मीटर तय करने में अगर सच में इतना ही समय अगर लिया तो व्हाट मिनिमम टाइम विल ही टेक्स टू स्टॉप। तो बताओ कितना देरी के बाद रुकेगा। आप देखिए भाई, यहाँ स्पीड था 0, 50 मीटर चलने के बाद स्पीड तो बढ़ गया होगा, यहाँ स्पीड हो गया होगा। अब इसका 50 मीटर चलने के बाद v बराबर u प्लस a का मान 9 और t का मान 10/3, इसका मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। अब 0 से चला था और 50 मीटर चलने में समय लगा 10/3 सेकेंड, आज स्पीड हो गया 30। अभी 30 0 होना चाहता है, तो अब बताओ कितना समय लगेगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन चूंकि 9 था, तो अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मान चूंकि -9 होगा। किसी भी फ्रिक्शन के चलते जो होता है ना एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, मैक्सिमम होता है म्यू जी। तो अगर इस इधर मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर 9 दिया है तो मैक्सिमम डिसेलरेशन भी उधर 9 ही देगा, मतलब एक्सेलरेशन -9। तो जो एक्सेलरेशन उधर है वही एक्सेलरेशन उधर है, खाली पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। ये वेलोसिटी बढ़ने वाला वेलोसिटी घटने वाला। तो इधर लिया था 10/3 सेकेंड, इधर भी लगेगा 10/3 सेकेंड। ये तो मुझसे इन स्ट्रेट लाइन का सवाल हो गया कि जितना एक्सीलरेटर पॉजिटिव इधर दिए उतना अगर एक्सीलरेटर उधर देगा नेगेटिव, तो जितना 40 0 से 30 पकड़ने में जितना समय लिया, जितना दूरी चला, उतना ही समय और दूरी इधर लगेगा इसको इतना से 0 होने में। इस हिसाब से आंसर होगा फिर इधर का भी 10/3 सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट इनकाउंटर्स ए 12.8 मीटर लॉन्ग स्लोप ऑफ एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ झुकाव है। कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर। 21.6 किलोमीटर पर आवर का मतलब इतना गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 18 एक बार का 18, 18 दूनी 36, 1.2, 12 × 60, 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड से चलेगा और 12.8 मीटर लंबा ये रोड है जो 30 डिग्री के झुकाव पर है। A car is going at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर when it encounters a 12.8 मीटर long slope of angle 30 degree. The friction coefficient between the road and the tire is 1/2√3. यहाँ का म्यू का वैल्यू है 1/2√3. So that no matter how hard the driver apply the brakes, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 किलोमीटर पर आवर. कराया कोई मैटर नहीं है, कितना ड्राइवर हार्ड ब्रेक लगा ले, गाड़ी अगर नीचे पहुंचेगा ही तो 36 किलोमीटर पर आवर से ही पहुंचेगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझ लिए कि यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था और यहाँ पहुंचेगा वो 10 के स्पीड से। हमको प्रूफ करना है, जबकि यहाँ घर्षण भी है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यहाँ 6 यहाँ 10 कैसे हो गए, घर्षण कारण से तो गाड़ी का स्पीड थोड़ा रुकना चाहिए था। लेकिन हो सकता है ऐसा होगा कि फ्रिक्शन के चलते जितना फोर्स पीछे लगता होगा ना उससे ज़्यादा होगा mg sin थीटा का वैल्यू, इसलिए एक्सीलरेशन का मान ही ज़्यादा है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता और mg sin थीटा वाला वैल्यू आगे कम होता तो जरूर चाल इसका घटता। लेकिन 6 हो रहा है 10, इसका मतलब गारंटी है कि आगे mg sin थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू कम। तो इस बात को समझिए। बॉडी को आगे लेके कौन जाएगा? mg sin थीटा। मास के बारे में कोई जिक्र है नहीं, तो आप एक्सीलरेशन के बारे में समझिए कि जो फॉरवर्ड एक्सीलरेशन यहाँ पर जो गाड़ी पर आगे की तरफ एक्सीलरेशन काम करता होगा वो तो होगा g sin थीटा। मतलब g या sin 30/2 = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन के चलते जो पीछे लग रहा होगा वास्तव में ही mg sin थीटा आगे लगता है, लेकिन मास से भागा दे दिए तो हो गया एक्सीलरेशन। आप पीछे काम करता है बराबर म्यू एन, माने म्यू mg cos थीटा, इतना काम करता है पीछे फ्रिक्शन फोर्स, इसे मास से भागा दे दीजिए, ये हो गया पीछे काम करने वाला एक्सीलरेशन। तो म्यू का मान 1/2√3 और g का मान 10 और cos 30√3/2, √3 से √3 कैंसिल, तो 10/4 बराबर 2.5, माने 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे काम कर रहा है और 5 आगे, इसका मतलब 2.5 आगे काम कर रहा है। g sin थीटा, इसके mg sin थीटा बटे m, g sin थीटा, और म्यू mg cos थीटा बटे m बराबर म्यू g cos थीटा। तो आगे एक्सीलरेशन काम कर रहा है 5 और पीछे काम कर रहा है 2.5। इसका मतलब देख रहे हैं कि फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लग रहा है mg sin थीटा वाला है। इसका मतलब आगे 5 है पीछे 2.5, तो आगे वाला ही ज्यादा मजबूत हुआ। इसका मतलब एक्सीलरेशन 5 वाला ज्यादा है, 2.5 वाला कम, तो आगे 2.5 काम किया। अब देख लीजिए कि 2.5 एक्सीलरेशन से चल रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे अगर जा रहा है तो 12.8 मीटर चलते चलते इसका स्पीड 10 हो पाता है कि नहीं। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि v का मान 10 होगा। सवाल ये लिखा होगा कि भाट सो दैट, अब दिखाइए प्रूफ कीजिए कि नो मैटर हाउ हार्ड द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स द कार विल रीच द बॉटम विथ स्पीड ग्रेटर देन 30 किलोमीटर पर आवर। तरह कितना ड्राइवर हार्ड ब्रेक लगा ले इतना से पहुंचना है। प्रूफ करना हमको दिया गया नहीं है, प्रूफ कर रहे हैं हम कि v² = u² + 2, a के जगह तो 2.5 लेना पड़ेगा, is के जगह 12.8, तो v² बराबर हो जाएगा 36 प्लस 2.5 × 2 5, 5 × 12.8,
तो v बराबर 36 प्लस 8 5 40 का सुनना बाकी 4 12 5 60 4 64, तो इसका रूट 64 और 36 100, तो 100 का रूट आ गया आपका 10। कम से कम वहां पहुंचेगा तो 10 से कितना ड्राइवर हार्ड ब्रेक लगा ले, 6 के स्पीड से यहाँ से ही चला था और हार्ड ब्रेक भी लगा लिया तो भी नीचे पहुंचेगा 10 के स्पीड से। प्रूफ हो गया ये बात। इस कहानी में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रेक लगाने से ज़्यादा इंक्लाइनेशन ढुलाव ज़्यादा था। मान लिया कि ज़्यादा ढुलाव रहेगा, अब गाड़ी में ब्रेक लगा दिए तो गाड़ी भले चक्का घूम के न जाए, स्लिप करते हुए चला जाएगा। तो ये बात यहाँ हुआ हो कि ब्रेक लगा भी दिया होगा लेकिन mg sin का वैल्यू इतना ज़्यादा है कि फ्रिक्शन से ज़्यादा है। आगे 5 पीछे 2.5, तो आगे काम किया 2.5 और यहाँ पर 2.5 लगाए और ये प्रूफ किया हम लोग कि नीचे पहुँचते पहुँचते इसका स्पीड 10 हो ही जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन ए हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। एक हाफ किलोमीटर लंबा ब्रिज है, मतलब 500 मीटर लंबा ब्रिज, और एक कार रेस्ट से चलना शुरू किया u बराबर 0 से। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 1, म्यू का वैल्यू यहाँ 1 है, सो दैट वन कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड। कह रहा है कि कम से कम 10 सेकेंड इसको तो पार करने में लगेगा ही, 10 सेकेंड से पहले पार कर ही नहीं सकता। देखते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दे पाएगा ये। मैक्सिमम इसका फॉर्मूला को पता है म्यू जी, तो म्यू का मान 1 और जी का मान 10 मान के बनाए तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकता है। तो ये बात दिखाइए कि 500 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा। तो 500 मीटर पार करने में लगेगा ut प्लस हाफ और a और t का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 500 बटा 5 तो 100, तो 100 बराबर t स्क्वायर, इसलिए t बराबर 10। इस पोल को पार करने में कम से कम इसे 10 सेकंड का समय लगेगा। यही बात हमें दिखाना था, रही बात प्रूफ भी हुआ कि 10 सेकंड से पहले ही पुल को पार करने वाला नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक फिगर है, पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। और फिगर में लिखा हुआ है कि नीचे वाला ब्लॉक 4 किलो का है, उसके ऊपर वाला ब्लॉक 2 किलो का है, एंगल यहाँ 30 डिग्री है। फिगर शोज 2 ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड इंक्लाइन इज μ1। 2 किलोग्राम और इंक्लाइन प्लेन के बीच घर्षण μ1 है और 4 किलोग्राम वाला के बीच μ2 है। सवाल में जो लिखा हुआ है सब फिगर में दिख रहा है आपको। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द 2 किलोग्राम ब्लॉक। बताना है कि 2 किलोग्राम के ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर 18 है ये, इसका क्वेश्चन नंबर, इसमें 3 सवाल है, हम लोग 2 सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर ए में लिखा हुआ है ना कि μ1 बराबर 0.20 और μ2 बराबर 0.30। अब μ1 और μ2 के मान से आप समझ रहे होंगे कि μ1 का फ्रिक्शन कम है और μ2 का फ्रिक्शन तो यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ रगड़ थोड़ा ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा काम करेगा, तो चलेगा धीरे, और यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू का वैल्यू कम ही, चलना चाहेगा फास्ट। अभी फास्ट चलना चाह रहा है लेकिन आगे वाला धीरे चलेगा, तो चलना तो पड़ेगा इसको आगे वाला के अनुसार ही। अब आगे वाला का स्पीड धीरे है, ये मैंने स्लो चल रहा है और ये फास्ट चलना चाह रहा है, लेकिन इसके आगे जब ये फास्ट चलना चाहकर भी आगे चल नहीं पाएगा, तो चलना पड़ेगा इसको इसके हिसाब से ही। लेकिन ये बात तो आपको समझ में आता होगा ना कि 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम पर हमेशा फोर्स लगा रहा होगा। 2 किलोग्राम वाला 4 किलोग्राम वाला पर हमेशा फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि यहाँ म्यू का वैल्यू कम है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन से चलना चाहता होगा और ये कम एक्सेलरेशन से चलना चाहेगा। तो इस केस में क्या होगा कि 2 किलोग्राम वाला 4 किलोग्राम वाला पर बल लगा रहा होगा और तब चलेंगे दोनों साथ साथ। ये क्वेश्चन नंबर ए में ऐसा हो। क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, बी में कि μ1 बराबर 0.30 और μ2 बराबर 0.20।
अब इस सवाल में देखिए बी में क्या है कि इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, कम है, और यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है। अब यहाँ चूंकि फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है तो स्लो चलेगा, यहाँ एक्सेशन कम डेवलप होगा, और यहाँ चूंकि फ्रिक्शन का वैल्यू कम है तो यहाँ एक्सेशन ज्यादा होगा। तो ज्यादा एक्सेशन होने के कारण ये पहले चला जाएगा और 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक पीछे से आएगा धीरे धीरे। और चूंकि इस क्वेश्चन में हमें एक्सीलरेशन निकालना है, 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का ही एक्सेशन निकालना है बस। तो इस केस में 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेशन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 2 किलोग्राम वाला अलग चलेगा, 4 किलोग्राम वाला अलग चलेगा। तो पहले हम इसका निकाल देते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करें, क्योंकि इसमें तो डायग्राम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज करने का जरूरत ही नहीं हमको। तो चूंकि यहाँ म्यू2 का वैल्यू कम है और म्यू1 का वैल्यू ज्यादा है, तो पहले चला जाएगा और आगे, और धीरे धीरे पीछे से जाएगा। और चूंकि आपको सवाल में एक्सेशन निकालना है 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक का, तो सिर्फ उसका लिख रहे हैं कि g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जब कोई वस्तु किसी इंक्लाइन प्लेन पर जहां फ्रिक्शन होता है उस पर चलता है, तो उसका एक्सेशन का फॉर्मूला है g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जी का मान 10 मान के बनाने के लिए क्वेश्चन कर रहा है, तो जी का मान 10 मान लिया और साइन 30 का मान 1/2 और माइनस म्यू का वैल्यू 0.3 और कॉस 30 का मान √3/2। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0.3 इंटू √3। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 में घटेगा 0.3 √3 का मान 0.73 ले लेते हैं और 2 भी ले लेते हैं। अब गुने 0.3 अगर कर भी लें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 7 21 का 1 बाकी 2, 3 और 2 5, 4 अंक के बाद दशमलव, तो 0.51 माने 0.52। तो एक मोटा मोटी आंसर आ जाएगा यहाँ 0.5। तो 5 गुने ये होगा 0.48 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 × 40 का 8 × 40 बाकी बचा 4, 5 का 20 और 4 24, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो आ जाएगा एक्सीलरेशन 2.4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18 का बी, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई सवाल ये थोड़ा आसान था, मेन सवाल ए वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ए। बी तो आसान था। ए में क्या कहानी है कि चूंकि म्यू1 का वैल्यू कम है और म्यू2 का वैल्यू ज्यादा है, चलना चाहेगा धीरे चलना चाहेगा तेज, तो हमेशा दबाव बना के चलेगा। तो थोड़ा इस फिगर को ऐसे बना लें, क्यों नहीं कि 2 किलोग्राम यहाँ है और 2 किलोग्राम वाला 4 किलोग्राम वाला पर एक फोर्स लगा रहा है आर, तो 4 किलोग्राम वाला भी 2 किलोग्राम वाला फोर्स रोक रहा है आर से, तो दबाव दे रहा होगा, ये रोक रहा होगा। बाकी का जो कहानी है फिर से हम देख लेते हैं। 4 का नीचे 40, 40 साइन 30 मतलब 20, 40 कॉस 30 मतलब 20√3 और नॉर्मल रिएक्शन 4 किलोग्राम वाला, 40 का कहानी खत्म। 2 का नीचे 20, 20 साइन 30 का मतलब 10 और 20 कॉस 30 का मतलब 10√3, इधर नॉर्मल रिएक्शन 2 किलोग्राम। यहाँ पर एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F2, यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F4, लेकिन चलना है दोनों को चूंकि साथ साथ। तो अगर 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक को हम लिखें तो लिखना पड़ेगा 20 + R माइनस F4। F4 का मतलब म्यू2 N4, तो म्यू2 का मान 0.3 और N4 का मान 20√3 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर हम 2 किलोग्राम वाला का लिखना चाहें तो आगे ले जाने वाला 10, रोकने वाला एक R और रोकने वाला एक F2। F2 बराबर यहाँ का म्यू1, यहाँ का है म्यू1 और N2, तो म्यू1 का मान है 0.2 और N1 का मान 10√3, N2 का मान 10√3 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ये कैंसिल हुआ, 20 और 10 हो गया 30 माइनस ये हो गया हम लोग का 6√3, ये हो गया हम लोग का 2√3, तो 6√3 और 2√3 8√3 और 4 2 6। तो यहाँ से अगर हम ए का मान निकालें तो ए बराबर 30 माइनस 8 गुने √3, 8 दूनी 16, 8 24 25,
बाकी 2 8 56 58, बाकी बचा 5 8 और 5 13। 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 13.85। तो 30 में घटेगा 13.85 और बटा में आ जाएगा 6। तो 13.85 तो 8 5 और 5 हो गया 9, 1 10.15 मतलब 14 और 6 20 और 10 30 16.15 बटे 6। तो 6 भागे 16.15। 6 दूनी 12 4 16 1 तो 7 6 42 2.7 के आसपास। ठीक है 2.7 के आसपास 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेन सवाल यही था 18 का क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी बहुत आसान सवाल था, इसी को थोड़ा सा देखिएगा ठीक से तो समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 18 आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। Two masses M1 and M2 are connected by a light rod and the system is sloping down a rough incline of angle theta with the horizontal। दो मास है M1 और M2 एक रॉड से जुड़ा हुआ है। M1 M2 रॉड में कोई वजन नहीं है, M1 M2 में सिर्फ वजन है और थीटा एंगल की इंक्लिनेशन पर है। The friction coefficient of the both the contact is mu। यहाँ भी mu, यहाँ भी। Find the acceleration of the system and the force by the rod on one of the block। Find the acceleration of the system and the force by the rod on one of the block। एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है बताना है और सिस्टम का एक्सीलरेशन भी बताना है। तो सवाल वैसा नहीं, रॉड है ये, रस्सी नहीं रॉड है, ये बात का ध्यान रहे हमेशा। तो इधर हो जाएगा हम लोग का M1G, इधर हो जाएगा M1G साइन थीटा, इधर M1G कॉस थीटा, इधर हो जाएगा हम लोग का M2G, इधर M2G साइन थीटा और इधर M2G कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इधर N2, इधर नॉर्मल रिएक्शन N1। ऐसा कोई काम नहीं है। एक यहाँ फ्रिक्शन काम करेगा जो F1 और एक यहाँ काम करेगा जो F2। दूसरा चूंकि रड से जुड़ा हुआ है तो रड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कहानी में मेन ये बात है कि दोनों जगह म्यू का वैल्यू सेम है। अब रड से अगर जुड़ा हुआ है तो ये अगर इसको धक्का दे रहा होगा आर से तो इसको रोक भी रहा होगा आर से। ये रॉड के कनेक्शन के चलते हम दिखाएं यार, ये रॉड ई वाला इस पर दबाव बना रहा होगा अगर रड के थ्रू तो इसको रड के थ्रू रोक रहा होगा। लेकिन इस बात का तो गारंटी है कि दोनों का एक्सिलेशन सेम ही होगा। अगर सेम नहीं तो रड टूट जाएगा और रड लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों का एक्सिलेशन सेम ही। अगर हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें तो M1G साइन थीटा और प्लस आर माइनस एफ बराबर म्यू एन माने म्यू M1G कॉस थीटा बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। और M2 का अगर हम समीकरण लिखना चाहें तो M2G साइन थीटा माइनस आर माइनस म्यू एन उसका एन M2G कॉस थीटा बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आर से आर कैंसिल, M1G साइन थीटा प्लस M2G साइन थीटा, तो M1 प्लस M2G साइन थीटा माइनस म्यू G कॉस थीटा कॉमन, तो M1 प्लस M2 बराबर मास M1 प्लस M2 इंटू एक्सीलरेशन। तो M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 कैंसिल, तब A का मान यहाँ से आ जाएगा हम लोग का G साइन थीटा माइनस म्यू G कॉस थीटा, मतलब G इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा।
हो गया जे इंटू साइन थीटा माइनस म्यू जे इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि हमें बात पता था कि एक्सेलेरेशन का मान मास पर डिपेंड तो करता नहीं है। हमें इस बात का मतलब थ्योरी में ही पता है कि जब कोई वस्तु इंक्लाइन प्लेन पर चलता है तो मास कितना भी हो एक्सेलेरेशन को कोई मतलब मास से कोई लेना देना नहीं है। एक का मान हम लोग रट्टा भी मारे थे जे इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आया था थ्योरी में। इसमें कहाँ मास का जिक्र है? कोई मास का जिक्र नहीं है। मेन वैल्यू डिपेंड करता है थीटा और म्यू पर, तो दोनों बॉडी उसी थीटा पर रखा हुआ है और दोनों जगह चूंकि म्यू का वैल्यू सेम था तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि दोनों का एक्सेलेरेशन होगा जे इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। लेकिन चूंकि सवाल में दोनों के बीच का आर पूछ रहा है इससे सवाल को हम लंबा सॉल्व किया। लेकिन बात आपको समझ में आना चाहिए था कि चूंकि म्यू दोनों जगह सेम है या दोनों जगह थीटा का वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब तुरंत का मान ही होगा जे इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था। लेकिन इस सवाल में क्या एक बात लिखा हुआ था कि फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, तो सही है, एंड फोर्स बाय द रड ऑन द वन ऑफ द ब्लॉक। रड के थ्रू कितना फोर्स लग रहा है, मैंने आर का मान बताइए। अब आर का मान क्या बताना है यहाँ से देख लीजिए आप। पहले आर का मान अगर निकालना है तो यहाँ पर ए का मान पुट करना होगा, तो ए का मान पुट होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा m1 जी साइन थीटा और माइनस m1 जी म्यू कॉस थीटा। तो जब ए का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा ना जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और ये दोनों टर्म को उधर लेके जाएगा तो पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा और आर का वैल्यू यहाँ से 0 आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं बात कि जब दो बॉडी सेम ही एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एक दूसरे पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है। तब लोग मौखिक सवाल को सॉल्व कर सकते थे सिर्फ ये बात का ध्यान रखते हुए कि एक का फॉर्मूला मास पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ म्यू और थीटा पर डिपेंड करता है। क्योंकि दोनों जगह म्यू का वैल्यू सेम है, थीटा का वैल्यू सेम है, तो इस बात का गारंटी है कि दोनों का एक्सेलेरेशन भी सेम होगा। और जब एक्सेलेरेशन सेम है तो फिर भी गारंटी है कि बीच में एक्शन रिएक्शन कुछ होने वाला नहीं है, तो आर का मान 0 आएगा। फिर भी हम लोग करके दिखाए हैं और ए का मान वही आया है। आप चाहें तो ए का मान यहाँ पुट करें और आर का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो दोनों टर्म को इधर जब लेके जाएंगे तो आर का वैल्यू आपको 0 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 90। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। The block is to pulled by applying a force. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should this force act? ये जो क्वेश्चन हम लोग थ्योरी में करवा चुके हैं, फिर भी आप देखिए एक बार। सवाल यही है कि एक बॉडी है इसे जिसका मास m है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है जहां म्यू का मान है, ए बॉडी है m। करा किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, थीटा का मान भी हम ही लोग को बताना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए ताकि कम ही फोर्स लगाएं और वस्तु चलना शुरू कर दे। किस डायरेक्शन में लगाना है पहले बताना है और कितना लगाना है ये भी बताना है कि द ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स। व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक, इन व्हिच डायरेक्शन शुड दिस फोर्स एक्ट। कितना मिनिमम फोर्स में बॉडी चलने को तैयार होगा और वह फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। सवाल यही है। तो हम मान लिए कि थीटा एंगल पर हमने माना कि एफ फोर्स लगाया, ठीक। तो इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। इस एम का नीचे एम जी, नॉर्मल रिएक्शन है इधर एन और पीछे काम करेगा एक फ्रिक्शन एफ। अगर बॉडी को आगे चलना है तो एफ कॉस थीटा का मान कम से कम फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए और फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एन, एन का मान आएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब पूरा को समझिए तो n प्लस एफ साइन थीटा बराबर n प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी, तो n बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ से आप चाहें तो f का मान निकाल सकते हैं कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। एफ वाले टर्म को इधर लाएं और कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को लिख लीजिए इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ से f का मान आ जाएगा म्यू एम जी बटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा तब बॉडी चलने को तैयार हो जाएगा, वो भी कितना डिग्री पर, और थीटा डिग्री पर। लेकिन हमें ही नहीं निकालना है। अब मान थीटा का मान आप 30 रखे तो एक अलग फोर्स का मान आएगा, थीटा का मान आप 45 लीजिएगा तो एक अलग आंसर आएगा, 60 लीजिएगा अलग आंसर आएगा।
मतलब अलग अलग एंगल पर अलग अलग फोर्स की आवश्यकता होगी बॉडी को चलाने के लिए। लेकिन बताओ उसी में से कौन सा एंगल ऐसा है जिसमें सबसे कम ही फोर्स लगाना पड़ा होगा, हमें ढूंढना है। तो एफ का मान मिनिमम होने के लिए ये जो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए, बोले मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो वैल्यू है कम तब होगा जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो। तो हम लिखते हैं कि एफ का मान मिनिमम तब होगा जब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा। एफ मिनिमम होगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। एफ का मान मिनिमम तब होगा जब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा। कोई भी समीकरण मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं बेसिक में, कि जे डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 लिखिए। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू cos थीटा। इस हिसाब से देखा जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू थीटा बराबर tan इनवर्स। एक आंसर हम लोग का ही आया, ये डायरेक्शन आया कि थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू पर अगर फोर्स लगाया जाए तो मिनिमम फोर्स में बॉडी चलना शुरू हो जाएगा। अब बताओ मिनिमम फोर्स का मान कितना होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। तो थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू पुट करने से अच्छा है कि हम tan थीटा इज इक्वल टू म्यू पुट कर देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू मतलब म्यू बटा 1, या इसको समझो कि p बाई बी। तो बताओ कि cos थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो हम लोग कर देते हैं म्यू mg बटा cos थीटा का वैल्यू b बाई एच। तो b का मान हुआ 1, आई एच का मान तो हम लोग निकाल सकते हैं p का स्क्वायर जो b के स्क्वायर का रूट ओवर मैंने म्यू स्क्वायर जो 1 के स्क्वायर का रूट ओवर और प्लस म्यू और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब में यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब म्यू, तो म्यू स्क्वायर और बटे हाइपोटेनस। तो वही करेंगे फिर से कि म्यू का स्क्वायर जो 1 के स्क्वायर का रूट ओवर। तो दोनों को फिर एलसीएम लेंगे तो आएगा नीचे 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर, फिर ऊपर भी आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आप इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा म्यू mg बटा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये भी आंसर है हम लोग का। फोर्स का मिनिमम वैल्यू ही है और इतना फोर्स लगाने वाला लगना चाहिए किस डायरेक्शन पर, उसका आंसर ही किस डायरेक्शन पर लगना चाहिए, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू पर। तब जाकर हमें फोर्स का मिनिमम मान लगाना होगा उस एंगल पर, तभी बॉडी चलने को तैयार हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20।